$400 यानी करीब 34-35 हजार के छोटे छोटे ड्रोन और तबाह हो गए रूस के $7 अरब यानी लगभग 60,000 करोड़ रुपए के बम वर्षक विमान। न कोई रनवे न कोई एयरबेस, सिर्फ एक ट्रक से उड़ान और फिर सीधा हमला रूस की न्यूक्लियर स्ट्राइक फैसिलिटी पर। क्या यही है फ्यूचर वॉरफेयर? क्या महंगे फाइटर जेट्स का दौर अब खत्म? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। यह कोई साई-फाई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, यह असली ऑपरेशन है, ऑपरेशन स्पाइडरवेब, जो यूक्रेन ने 1 जून 2025 को अंजाम दिया और जिससे पूरी दुनिया हिल गई। एक ऐसा मिशन जिसकी प्लानिंग में लगे 1 साल 6 महीने और 9 दिन और अंजाम ऐसा कि रूस की एयरफोर्स के टुकड़े टुकड़े हो गए। और यह सब कैसे? सिर्फ $400 के फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन से। तो चलिए इस पूरे ऑपरेशन की हर परत को खोलते हैं एक एक डिटेल में। यूक्रेन ने इस ऑपरेशन को नाम दिया स्पाइडरवेब, और जैसे मकड़ी अपना शिकार बहुत सोच समझ कर फंसाती है, वैसे ही इस मिशन की प्लानिंग भी 18 महीनों तक की गई। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने खुद इस ऑपरेशन को ब्रिलियंट बताया। उन्होंने अपने रात के संदेश में कहा, 1 साल 6 महीने 9 दिन लगे, लेकिन हमने कर दिखाया। अब जरा सोचिए, दुश्मन देश के अंदर 7,000 किलोमीटर तक ड्रोन पहुंचाने हैं, वो भी बिना किसी को खबर लगे। कैसे किया यूक्रेन ने यह कमाल? सूत्रों के मुताबिक एफपीवी ड्रोन को लकड़ी के मोबाइल घरों में छिपाया गया और वो घर रखे गए ट्रकों पर। जब सही समय आया, उन घरों की छत रिमोट से खुली और सीधे ड्रोन रूस के फाइटर जेट्स पर जा गिरे। यानी एक चलता फिरता एयरबेस बना दिया यूक्रेन ने। इस पूरे मिशन को रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी के हेडक्वार्टर के पास बैठे ऑपरेटर्स ने मॉनिटर किया। मतलब दुश्मन के घर के सामने बैठकर उनके जेट्स उड़ाए। इस हमले में रूस के 5 अलग अलग रीजन निशाने पर थे: मरमंस्क, इरकुत्स्क, इवानिवो, रियाजान और अमूर। ये लोकेशन 7,000 किलोमीटर तक फैली हैं। यानी यूक्रेन की पहुंच सिर्फ सीमा तक नहीं रही, रूस के दिल तक जा पहुंची। इरकुत्स्क के बेलाया एयरबेस से लेकर मरमंस्क के ओलेन्या एयरबेस तक हर जगह से जलते हुए बम वर्षक विमानों के वीडियो सामने आए। अब सबसे जरूरी बात, रूस के कौन से फाइटर जेट्स उड़ाए गए? पहला, Tu-95MS यानी बियर एच, जो न्यूक्लियर कैपेबल है। दूसरा, Tu-22M3 यानी बैकफायर, जो लंबी दूरी की मिसाइलें ले जा सकता है। तीसरा, A-50, रूस का सबसे अहम एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम। सैटेलाइट इमेजेस के मुताबिक ओलेन्या एयरबेस पर 2 Tu-95MS पूरी तरह तबाह, 2 और डैमेज। इरकुत्स्क के बेलाया बेस पर 3 Tu-95MS और 4 Tu-22M3 तबाह। इवानोवो और रियाजान के बेस पर A-50 और दूसरे विमानों को टारगेट किया गया। अब कुछ रिपोर्ट्स में एक AN-12 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के भी उड़ने की बात है। रूस ने शुरू में इस हमले को आतंकी हमला कहा, लेकिन उनके अपने मिलिट्री ब्लॉगर्स ने माना कि हमारे लॉन्ग रेंज एयर स्ट्राइक कैपेसिटी को भारी नुकसान हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल, रूस जैसे सुपर पावर देश के एयरबेस में ये ड्रोन घुसे कैसे? असल में ये ड्रोन बहुत नीची ऊंचाई पर उड़ते हैं, धीमे होते हैं, और अगर देश के अंदर से लॉन्च हो तो कोई भी रडार इन्हें पकड़ नहीं सकता। अब सोचिए, एक F-35 फाइटर जेट की कीमत होती है $80 मिलियन, यानी करीब $650 करोड़ रुपए, और यूक्रेन ने सिर्फ $400-500 यानी करीब 35 से 40 हजार रुपए वाले ड्रोन से $7 बिलियन यानी करीब 60,000 करोड़ रुपए की बर्बादी कर दी। इलॉन मस्क ने ट्वीट कर लिखा कि मैन्ड फाइटर जेट्स अब पुराने हो चुके हैं, ड्रोन का जमाना है। और इसी बीच अमेरिका ने इंडिया को F-35 बेचने की बात छेड़ी, लेकिन इंडिया ने क्या किया? अपने खुद के ड्रोन बनाए, स्काई स्ट्राइकर, नागास्त्र, हॉक। इन बम वर्षकों में से कुछ जैसे Tu-95MS न्यूक्लियर मिसाइलें ले जाने में सक्षम है। यानी ये हमला सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं था,
रूस की न्यूक्लियर डिटरेंस पॉलिसी को भी सीधी चुनौती था। रूस की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटीज का बड़ा हिस्सा अब या तो जल चुका है या रिपेयर डिपो में पड़ा है, और इन विमानों को बदलना आसान नहीं है, क्योंकि Tu-95 और Tu-22 अब बनते ही नहीं। तो ऑपरेशन स्पाइडर वेब ने एक बात तो साबित कर दी कि युद्ध अब तकनीक का खेल बन चुका है, ताकत का नहीं। जिसके पास सोच और स्ट्रेटेजी है, वो सस्ते हथियारों से भी महंगे सिस्टम को गिरा सकता है। क्या आने वाला वक्त सिर्फ ड्रोन वॉर्स का होगा? क्या बड़ी महाशक्तियां अब एयर बेसिस नहीं, ट्रक से डरेंगी? आपकी क्या राय है? क्या मैन पायलट्स का दौर खत्म हो रहा है? कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।